नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीपीएससी के घटना चक्र के इस सीरीज़ में। ये सीरीज खास करके 70वीं बीपीएससी के प्री के लिए है और इसमें हम 38 बीपीएससी से लेकर 69 बीपीएससी तक जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं सबको हम सब्जेक्ट वाइज एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, हमने इस सीरीज को प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू किया था। 4 पार्ट इसके ऑलरेडी आ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। और मुश्किल से 1-2 पार्ट में और ये प्राचीन भारत का इतिहास हम समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना था। वो क्वेश्चन ये था कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जो रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख है उससे ही यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है वो पश्चिम भारत पर भी था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका और डी कलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, क्योंकि अफगानिस्तान के कंधार से भी कई अभिलेख इसके प्राप्त हुए हैं। बिहार जो प्राचीन समय में मगध के नाम से जाना जाता था, वहीं पे इसका शासन व्यवस्थित था। मौर्य शासक बिहार में ही स्थापित हुआ था। ठीक है, मौर्य शासन। ठीक है, कलिंग जो है आप सबको पता है, कलिंग विजय के उपरांत ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, तो कलिंग भी उसके साम्राज्य में सम्मिलित था। एक्सप्लेनेशन कहता है कि श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से यह स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतियपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। यानी कि जितने भी प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य थे, जैसे चोल, पांड्य, सतियपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी जिसको श्रीलंका कहा जाता था, इन राज्यों को छोड़ करके सर्वत्र जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित थे। तो ये जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं इनका नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध, बी पाटलिपुत्रा, सी समस्तीपुत्र और डी राजगृह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पाटलिपुत्रा में जो है बौद्ध सभा आयोजित की गई थी अशोक के शासनकाल में। ठीक है, सिंगली अनुश्रुतियों दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा बौद्ध संगतियों के बारे में कि वो कहाँ आयोजित हुआ था, किसके शासनकाल में आयोजित हुआ था और उसका अध्यक्ष कौन था, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली और डी हिंदी। ये सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में हैं, बहुत पहले पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका 2000 का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब सन 2000 में पूछा गया था ये। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्राकृत भाषा जो है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त किया गया है। और भी अन्य भाषाएं भी प्रयुक्त की गई हैं, चलिए देखते हैं। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है। पहला वर्ग है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, यानी शिलालेख का मतलब हो जाएगा जो पत्थरों पर लिखा जाता था। स्तंभ लेख का मतलब बड़े बड़े स्तंभ बने होते थे और उन पे जो भी है अंकित शब्दों को अंकित किया गया था। ठीक है, और थर्ड है गुहा लेख, यानी कि गुफाओं में जो लेख मिले हैं उन्हें गुहा लेख कहा जाता है। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है। 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें 14 जो है विभिन्न लेखों का एक समूह है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। और ये स्थान है शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, 7वां है एर्रागुड़ी और सुपारा।
ये 8 नाम को आप याद रखिएगा और ये कहाँ पाए जाते हैं ये भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है, अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख जो हैं वो शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की जो लिपि है वो ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी में है। कौन ऐसे 2 अभिलेख हैं जिनकी लिपि खरोष्ठी है? तो शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा जो अभिलेख हैं उनकी लिपि खरोष्ठी है। बाकी अन्य अधिकांश लेखों का जो भाषा एवं लिपि है वो प्राकृत और ब्राह्मी है, ठीक है। तक्षशिला से अरामाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लगमान नामक स्थान से अरामेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यानी कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अशोक के अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि, प्राकृत लिपि, अरामाइक लिपि और यूनानी लिपियों का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी शारदा, सी खरोष्ठी और डी नंदनागरी। ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये आपका 2017 का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा सी। खरोष्ठी लिपि जो है वो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लैसिन, कनिंघम आदि विद्वानों को है और यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इन सारे फैक्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? देख रहे हैं अशोक से कितने मौर्य साम्राज्य से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये सारे टॉपिक को आपको अच्छे से कवर अप करते हुए चलना है, ठीक है। तो अशोक के धम्म का मूल संदेश जो है, ऑप्शन ए राज्य के प्रति वफादारी, बी शांति एवं अहिंसा, सी बड़ों का सम्मान, डी धार्मिक सहनशीलता और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये भी आपको 2017 का क्वेश्चन है और इसका आंसर ई हो जाएगा, यानी कि एक से ज़्यादा इसके आंसर हैं, ठीक है। अशोक धम्म यानी धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख में संदेश देता है कि अपासिनेव बहुक्याने दयादाने सचे सोचिए माधवे साधवे च, यानी कि इसका मतलब है कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। इसीलिए एक से अधिक जो उत्तर हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वो कौन सा ऐसा स्तंभ है जिसमें अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन ए मौस्की का लघु स्तंभ, बी है रुमिनदेई स्तंभ, सी है क्वीन स्तंभ और डी है भाब्रू स्तंभ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भाब्रू स्तंभ जो है उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ठीक है। भाबू जिसे बैराट स्तंभ भी कहा जाता है, उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, यानी कि पियदसी लाजा मागधम संघम अभिवादे तूनम आहा अपाबा घतम च, इसका अर्थ यही है। और इसी को पढ़ के इसका हिंदी जो उदाहरण लिया गया है कि भाब्रू स्तंभ लेख में यही अभिलेख जो है अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। ये भी बताता है कि अशोक मगध का सम्राट था और बौद्ध धर्मावलंबी भी यही भाब्रू या बैराट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए चक्रवर्ती, बी प्रियदर्शी, सी धर्मदेव, डी धर्मकीर्ति और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रियदर्शी जो है
अशोक सामान्यतः इस नाम से जाने जाते हैं और ये क्वेश्चन है आपका 2019 में पूछा गया। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रियदर्शी यानी कि देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ, तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन भी कहा गया है। तो अगर ये पूछता है आपसे कि अशोक वर्धन कौन से ग्रंथों में कहा गया है, तो वो हो जाएगा आपका पुराण में जो है अशोक वर्धन, अशोक को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियाँ, सी धार्मिक जीवन और डी सामाजिक जीवन। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा कि बी होगा। अर्थशास्त्र उस पुस्तक का नाम है, लेकिन इस पर राजनीतिक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगर आपको पूछता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना किस और पुस्तक से की जाती है, तो वो हो जाएगा मैकियावेली के प्रिंस से इसकी तुलना की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? देख रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछा था आपका 2001 के और 2 में, और ये फिर से रिपीट होके थोड़ा सा शब्दों में बदलाव है और फिर से 2017 में पूछ दिया। इसीलिए कहा जाता है कि घटना चक्र को करना बेहद ही अनिवार्य है, क्योंकि आप सबको पता है कि एक क्वेश्चन भी अगर छूट जाए तो हम सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है आर्थिक संबंध, बी शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, सी विदेश नीति और डी है धन संचय। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि इसमें एक से अधिक आंसर है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कौटिल्य, जिसका नाम चाणक्य भी था, उनके द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की एक पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये सारे को आप बार बार पढ़िएगा कि आखिरकार उस पुस्तक में क्या क्या आपको जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। मेगस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है और मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। ये मेगस्थनीज के इंडिका में वर्णित है, जो कि माना जाता है कि मेगस्थनीज भारतीय समाज को अच्छे से समझ नहीं पाया, क्योंकि उस समय दास प्रथा थी, इसके अनुसार दास प्रथा नहीं थी और भारतीय समाज मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित थे। आप सबको पता है 4 श्रेणियाँ थी उस वक्त और इसने 7 श्रेणियाँ बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। देख रहे हैं, फिर से क्वेश्चन का शब्द सिर्फ बदला है, फिर से वही क्वेश्चन है। वो 2004 का क्वेश्चन था और ये आपका 2017 में पूछा है। तो इसका आंसर हमें पता है कि मेगस्थनीज की पुस्तक जो इंडिका है उसमें मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन दिखाया गया है, जिसकी व्याख्या हम लोग ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? ये बुक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी।
ऑप्शन ए कहता है टेसियस ने लिखी, बी प्लिनी, सी टॉलमी, डी स्ट्रैबो और ई हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये जो है 2018 में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। ठीक है, इससे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा, जिसका मतलब नाम नहीं ज्ञात है कि किसको लिखा, लेकिन हाँ इतना ज्ञात है कि कोई नाविक था जिसने इस पुस्तक को लिखा जो अलेक्जेंड्रिया का था। ठीक है, इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। तो यानी कि उपर्युक्त में से जितने भी इन लेखकों का नाम दिया हुआ है ऑप्शन में, इनमें से किसी ने नहीं लिखी, एक अनाम नाविक ने इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, कौन ऐसा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए दिव्यवदान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका और डी अशोक का शिलालेख। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इंडिका। मेगस्थनीज का जो इंडिका है उसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगस्थनीज के इंडिका में प्राप्त होता है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। तो अगर पूछता है आपसे कि वह मेगस्थनीज की इंडिका नगर के पदाधिकारियों को क्या कहता है, तो क्या हो जाएगा एस्टिनोमोई। ये ध्यान रखिएगा शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी कनिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। वस्तुतः पाटलिपुत्र की जो स्थापना है वो गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करी थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है। अगर विकल्प में उदयन दिया होता तो हम उदयन को टिक आउट करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ऑप्शन ए पुष्यमित्र सुंग, बी मिनांडर, सी वीमा कदफिसेस और डी होगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा सी, वीम कदफिसेस ने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। ठीक है, कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमानों पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विम कदफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय जाता है। तो ये भी पूछ सकता है आपको कि विम कदफिसेस किस वंश का शासक था, तो वो कुषाण वंश का शासक था और उसने स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, मतलब किस समय में जो है कला की जो गंधार शैली की कला थी वो फली फूली? ऑप्शन ए कुषाणों के समय में, बी हो जाएगा गुप्तों के समय में, सी अकबर के समय में और डी मौर्यों के समय में। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप कोशिश करना कमेंट में आंसर देने की। नेक्स्ट वीडियो में मैं खुद आपको बताऊंगी और कल परसों में आपका प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा, फिर हम मिडीवल को शुरू करेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एग्ज़ाम को बहुत कम दिन बचे हैं, हमें हर रोज़ प्रैक्टिस करते हुए चलना है और अन्य सब्जेक्ट को भी साथ साथ आप पढ़ते चलिएगा। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।